माय पॉलिटिकल गुरु। उसी पुस्तक के बाद से जो है लोगों के द्वारा बोले जाने लगा कि इनका राजनीतिक गुरु जो है वो कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भी इनके साथ साथ सहयोगी थे, जितने भी क्रांति हुई है उन क्रांति में इनका साथ दिए थे। इसके बाद देखिए, ये कानून का पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले जो है ये लंदन कब गए हैं, तो 1888 में, 1883 में तो ये शादी किए हैं और 1888 में गए हैं। कब गए हैं, 1888 में। कौन, महात्मा गांधी। इसके बाद जो है ना इनको जो डिग्री मिल गया है वो डिग्री मिल गया 1891 में, और डिग्री लेकर के ये फिर पुनः भारत लौट गए। कब, 1891 में। 1888 में गए और 1891 में ये डिग्री लेकर के लौट गए। किस चीज का पढ़ाई करने के लिए गए थे, बैरिस्टर का, ठीक है ना, वकालत पढ़ने के लिए गए थे। क्या चीज, वकालत। आज जैसे BA LLB वगैरह होता है ना, वैसा ही टाइप का पढ़ाई करने के लिए गए थे। इसके बाद देखिए 1893 में, ये 1891 में तो इनका डिग्री मिल गया, ये पढ़ाई इनका संपन्न हो गया। 1893 में 2 साल के बाद एक गुजरात के प्रसिद्ध व्यापारी होते हैं, इनका नाम होता है दादा अब्दुल्ला। क्या नाम होता है, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का एक केस वहां पे फंस गया था, कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में। ये इंग्लैंड से भी पढ़ के आए हैं। और दादा अब्दुल्ला जो गुजरात के व्यापारी होते हैं, उनका एक केस फंस गया था कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में। तो दादा अब्दुल्ला इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कानून हर जगह का जानते हैं, आप बैरिस्टरी पढ़ करके आए हैं, आप ऐसा कीजिए कि मेरा मुकदमा आप लड़िए। और इस मुकदमे को लड़ने के लिए ये कहां जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका। कब, 1893 में। 1893 में, ठीक है, 92 नहीं, 1893 में। 91 में डिग्री कंप्लीट, 2 साल के बाद 1893 में गए ये साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका गए हैं, वहां पे ये जो है ना एक दार्शनिक होते हैं जिनका नाम होता है थोरो। क्या नाम होता है, थोरो। दूसरे दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं टॉलस्टॉय, ठीक है ना। तो थोरो और टॉलस्टॉय को इन्होंने बहुत अध्ययन किया और उनके विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न भी बनता है कि महात्मा गांधी किस फिलोसफर के विचार से प्रभावित थे, तो थोरो और टॉलस्टॉय। थोरो और टॉलस्टॉय, ठीक है ना, दोनों क्या थे, तो ये दार्शनिक थे, ठीक है ना, जिसको फिलोसफर बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो है ना ये नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुआ था। ये महात्मा गांधी नहीं किए थे, इससे पहले हुआ था, ठीक है ना, इनके और सहयोगी के द्वारा हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस, किस कांग्रेस का, तो नटाल कांग्रेस का। कब हुआ था, जब ये गए उसके 1 साल के बाद। कब, 1894 में हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है डरबन, ठीक है ना, वहां पे फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के सहयोग से होती है। कब होती है, 1904 में। 1904 में होता है। कब होता है, 1904 में होता है। ये महात्मा गांधी के सहयोग से होता है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना साउथ अफ्रीका के डरबन में होता है। इसके बाद देखिए गांधी जी ने सर्वप्रथम साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो कब किया था, तो 1906 में किया था। 1906 में किया था, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब करते हैं, 1917 में। 1917 में चंपारण में, बिहार के चंपारण में। लेकिन उससे पहले जो ये सत्याग्रह का जो प्रयोग किए थे वो 1906 में किए थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। इसी के लिए प्रश्न अगर आपसे पूछना चाहता है तो उसमें लगा देता है कि भारत में प्रथम बार कब किए थे, तब 1917 में। हालांकि ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में इसका प्रयोग कर चुके थे। 1908 में पहली बार गांधी जी जेल गए। 1908 में पहली बार गांधी जी को क्या किया गया, जेल में डाला गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1910 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ध्यान से सुनिए, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। कौन, महात्मा गांधी। कब, 1910 में। 1910 में, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1910 में जो है ना टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना कौन करते हैं, महात्मा गांधी करते हैं, ठीक है। क्योंकि टॉलस्टॉय के विचारधारा से प्रभावित थे तो सोचे कि इस विचार को और फैलाया जाए, इस विचार को और लोग जाने, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, हाँ, ये महात्मा गांधी का एक आत्मकथा है जो 1925 के दरमियान लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1925 के दरमियान लिखा गया था। और इसमें लिखा हुआ है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, समझे। जबकि ये फुल नेम नहीं है, गलत, मतलब जितने भी बुक है ना, जहां भी लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है, ठीक है ना, वो
किस नाम से है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये नहीं फुल फॉर्म उसका नाम है, उसका पूरा नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। समझे? कभी अगर आपके प्रश्न में आ जाए कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है और किसका पुस्तक है, किसका आत्मकथा है, तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अन्य दूसरा बुक है, ठीक है ना, डिफरेंट बुक नहीं है, उसी का पूरा नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। समझे? ये किनका लिखा हुआ है? तो महात्मा गांधी का ये आत्मकथा। उसके बाद देखिए 1903 में साउथ अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन तथा कांग्रेस प्रवास के दौरान हिंद स्वराज की रचना 1909 में कौन किए थे? तो ये महात्मा गांधी किए थे, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन कब लिखे थे? तो 1903 में लिखे थे। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ही ना बताएंगे लोगों को कि इंडियन का क्या ओपिनियन है, ब्रिटिश उपनिवेश जो है इसके बारे में इंडियन का क्या ओपिनियन है, यानी क्या राय है, तो वो कहां पे लिखे थे? साउथ अफ्रीका में लिखे थे। उसके बाद लंदन में ये क्या लिखे हैं? तो लंदन में 1909 में क्या लिखे हैं? तो हिंद स्वराज। क्या लिखे हैं? हिंद स्वराज। दोनों इन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है और ये 1909 में लिखे हैं लंदन में। और 1903 में क्या लिखे थे? इंडियन ओपिनियन। और 1914 में जो है ना इंडियन रिफिल एक्ट पारित हुआ था, रचना की, और 1914 में इंडियन रिफिल एक्ट पारित हुआ था, ये तो अलग चीज है। उसके बाद देखिए 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में? महात्मा गांधी को। कब लौटे हैं? 9 जनवरी 1915 को, ठीक है ना, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे ये सबसे पहले आए। कहां पे आए? मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे आए थे, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी भारत सरकार ने मान्यता दी है। कब से मनाया जाता है ये प्रवासी भारतीय दिवस? 2015 से, 14 से, 1915 से, 2015 से मनाया जाता है। समझे? 2015 से। देखिए 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी भारत में आते हैं ना, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आते हैं, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो है ना एक उस दिन को याद रखने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस, हमारे जो भारतीय प्रवासी है वो लौट करके भारत आए। कब? 9 जनवरी 1915 को। कौन? महात्मा गांधी। उस दिन को याद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है ना। और ये 2015 कह रहे हैं ना, आई थिंक मुझे लगता है ये 2006 से मनाया जाता है। समझे? 2006 से। एक संविधान दिवस है जो 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग, वो कब से मनाते हैं? 1900, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक याद नहीं है, दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है ना। एक 2003 में है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये प्रवासी भारतीय दिवस ही है, ठीक है ना, इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 1916 से, यहां से इनका महात्मा गांधी जब 1915 में क्या हुआ? अच्छा, पहली बार 2003 में, उसका रेगुलर जो किया गया वो 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस ना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अब यहां से जो महात्मा गांधी का कार्यकाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 जनवरी 1915 को ये तो भारत आए हैं, उसके बाद 1916 से ये पहली बार जो है ना ये भारत के राजनीतिक में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना, भारतीय क्रांति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में खड़ा होते हैं। कौन? महात्मा गांधी। कब? 1916 में, आने के एक साल बाद 1916 में। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की भी स्थापना करते हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किया गया महात्मा गांधी के द्वारा? तो 1923 में। 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना जो किया गया 1923 में किया गया। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई है? तो ये 25 में, 1925 में। उस समय हमारे बिहार में एक बहुत बड़ी अच्छी संस्थान का उद्घाटन हुआ था 1925 में। वो कौन सा संस्थान था? पीएमसीएच जिसको बोलते हैं, पटना मेडिकल कॉलेज जो है वो भी 1925 में ही बना। उस समय अखिल भारतीय यानी पूरा पैन इंडिया लेवल पे जो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई कब हुई है? 1925 में। 1925 में हुई है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी के द्वारा प्रमुख पुस्तक जो लिखा गया है वो यंग इंडिया। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। कब लिखा गया है? तो जिस समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, ठीक है ना, 1919 में यंग इंडिया। हरिजन पत्रिका जो लिखी गई थी वो कब लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। हरिजन से बहुत लोग रिलेट कर लेते हैं किनको? वी.आर. अम्बेडकर को। तो वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखा गया। हरिजन जो पत्रिका लिखी गई है वो किनके द्वारा लिखा गया है? 1932 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1932 में लिखा गया, ठीक है ना। जब गांधी इरविन पैक्ट होती है ना तो उस समय अंबेडकर साहब को लगता है, ठीक है ना, जब पूना पैक्ट होती है तो अंबेडकर साहब को लगता है कि महात्मा गांधी हरिजनों के पक्ष में नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए कि नहीं हम भी हरिजन के पक्ष में है, एक हरिजन
पत्रिका लिखते हैं, ठीक है ना, जो कब लिखते हैं 1932 में लिखते हैं, साल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से, फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से तथा बाल गंगाधर तिलक का तुलना जो है वो समुद्र से की थे। कौन किए थे? गांधी जी। गांधी जी के द्वारा प्रमुख 3 व्यक्तियों का तुलना किया गया कि ये चीज है। तो गांधी जी ने सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बोला कि ये गंगा है। क्या है? भारत के गंगा है, गोपाल कृष्ण गोखले को। फिरोज शाह मेहता का भी नाम सुनते होंगे, मराठी क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान है, फिरोज शाह मेहता। इनको जो है ना हिमालय से तुलना किए। किससे तुलना किए? हिमालय से। महात्मा गांधी फिरोज शाह मेहता को किसकी संज्ञा दिए? हिमालय की संज्ञा दिए। और बाद में चल करके बाल गंगाधर तिलक को जो तुलना किए हैं वो बोले हैं कि ये समंदर है। क्या है? समंदर है। चूंकि संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक जो है, कभी बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे उस दिन पता चलेगा, वो संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी के लिए जो कुछ उपनाम दिया गया, ये तो महात्मा गांधी तीनों लोग को बोले। हिमालय किनको बोले? फिरोज शाह मेहता को। हिमालय किनको बोले? फिरोज शाह मेहता को। गंगा किनको बोले? गोपाल कृष्ण गोखले को। और उसके समंदर किनको बोले? तो बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद देखिए अब महात्मा गांधी को कुछ संज्ञा दिया गया, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में बार बार आता है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये जो है किसको कहा गया? महात्मा गांधी को। वन मैन बाउंड्री फोर्स का संज्ञा किससे मिला? महात्मा गांधी को। ये संज्ञा दिया कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। कौन बोला? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बोला। अर्धनग्न फकीर, ये कौन बोला? विंस्टन चर्चिल, ठीक है ना। कौन बोला? विंस्टन चर्चिल। उसके बाद जो है ना देशद्रोही फकीर, ये कौन बोला? तो ये भी विंस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया था। देशद्रोही फकीर मतलब है तो फकीर लेकिन ये देशद्रोह है, ठीक है ना। ऐसा कौन बोले थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, वो बोले थे किनको? महात्मा गांधी को। तो अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर दोनों बोला गया विंस्टन चर्चिल के द्वारा। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजकुमार, ये कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी को भिखारियों का राजकुमार मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना। कौन बोलते हैं? मदन मोहन मालवीय। किनको बोलते हैं? महात्मा गांधी को ये भिखारियों का राजकुमार है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि राजा महाराजा का ये राजकुमार है, ये भिखारियों का राजकुमार है, मदन मोहन मालवीय। और बाद में चल करके मदन मोहन मालवीय को भी महामाना की उपाधि मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, ठीक है ना। आधुनिक युग के अज्ञात, हाँ ये आजाद शत्रु ही होना चाहिए, अज्ञात शत्रु नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए बोला गया, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा तो जादूगर किसको बोला गया? जादूगर बांग्लादेश। जादूगर किसको? बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को बोला गया। शेख मुजीबुर रहमान को बोला गया, ठीक है ना। क्या चीज बोला जाता है उनको? जादूगर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है ये पूरे विश्व में कहां पे है? वर्तमान समय में महात्मा गांधी की विश्व में सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा कहां पे है? वियतनाम। महात्मा गांधी क्या हम बोल रहे हैं? महात्मा गांधी का विश्व में हम सिर्फ महात्मा गांधी का बोल रहे हैं। आप लोग भूल गए, घूम के तो आए थे गांधी मैदान पटना। पटना में जो नहीं लगा हुआ है गांधी मैदान में ब्लैक पत्थर से जो बना हुआ है वो विश्व में महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है ना। महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा। इसके बाद देखिए गांधी जी के वार्षिक अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हो रहा था, उसमें भाग लिया। सबसे पहले गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेते हैं? 1916 वाले में, ठीक है ना। 1916 वाले में ये कुछ नहीं करते हैं, बस उसमें भाग लेते हैं। जैसे इस क्लास में अभी सब लोग भाग लिए हैं वैसे 1916 में वो भाग लेते हैं। और वहीं पर राजकुमार शुक्ल की से मुलाकात किनकी होती है? महात्मा गांधी की मुलाकात होती है। या फिर यूं कहें कि राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि हमारे बिहार में चंपारण है और चंपारण में इस तरह का नील का खेती होता है, वहां पे मजबूरन हम लोग को किया जाता है। 3 कट्ठिया वहां पे प्रणाली चलती है। हर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा हम लोग को नील का खेती अनिवार्य रूप से करना होता है। अगर मन है तो ज्यादा पे भी कर सकते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, जिस कारण हर साल मेरा 3 कट्ठा जमीन जो है वो बंजर भूमि हो जाता है, ठीक है ना। नील का खेती एक बार कर लेने के बाद भूमि बंजर हो जाती थी और इस पद्धति से अपनाया गया। और प्लस में देखिए ये भी बंजर भूमि हो जाती थी ना, इससे भी बड़ा दुखद क्या था ना कि नील बहुत महंगा प्रोडक्ट था और उसको कौड़ियों के भाव पे खरीदते थे अंग्रेज और दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वही उन्हीं को देना है, उपजा करके 3 कट्ठा का उपजा करके उन्हीं को देना है और बहुत सस्ते दाम में खरीदते थे। ये सबसे दुखद घटना थी। इसके बाद देखिए
1917 में अब क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह। क्या होता है 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने भारत में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से की थी, ठीक है ना। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो किस गांव से हुई थी? एक गांव है, ठीक है ना, भीतरी गांव। क्या नाम है? भीतरी गांव, ठीक है ना। चंपारण में जो है ना एक गांव है, जैसे हर जिला में एक गांव होता है, वैसे चंपारण में एक गांव था, भीतरी गांव, ठीक है ना। वही भीतरी गांव से इसकी शुरुआत हुई। देखिए ये सब क्वेश्चन पहले इंपोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब इंपोर्टेंट होते जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में बीपीएससी में एक प्रश्न पूछ दिया, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में जब 1917 में गए थे तो उनको जान बचाने का काम किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो हाँ, तो पहले ये प्रश्न नहीं इंपोर्टेंट था, लेकिन अब ये चर्चा में आ गया कि एक बत्तख मियां नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है ना, जिनके द्वारा जो है ना उनको एक पेय पदार्थ दिया गया था, ऑफर किया गया था, और उस पेय पदार्थ में जहर डाला गया था। तो बत्तख मियां उनको इशारा करके बताते हैं कि उसको नहीं पीना, उसमें जहर है, ठीक है ना। तो जान बचाने का काम किए थे। तो अब ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो किस गांव से हुई थी? तो भीतरी गांव से हुई थी, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, भीतरी गांव से हुई थी। इसके बाद बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार तिनकटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए हुआ था, ये तो सबको पता है। गांधी जी के दबाव में आकर के ब्रिटिश सरकार ने अवैध वसूली का 25% वापस करने के लिए तैयार हो गया, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। यानी जो भी अवैध वसूली करता था उसका 25% वहां के डीएम के द्वारा जो है बोला गया कि हम तात्कालिक रूप से 25% टैक्स में गिरावट करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो अंशतः सफल रहा। पूरी तो सफल नहीं रहा था, पूरा तो उसमें बहुत फायदा नहीं हुआ था, 100% खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सफल रहा था सबसे पहले। और यहीं से गांधी जी महात्मा गांधी बन जाते हैं, ठीक है ना। इनको महात्मा का संज्ञा कौन देते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब देते हैं? कब देते हैं? यही 1917 में, चंपारण में जब वो लीड कर रहे थे, यही 1917 का समय था जब महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला जाता है कि ये सिर्फ गांधी नहीं महात्मा की उपाधि दी जाती है, और तब से पूरे देश में ये प्रचलित हो जाते हैं महात्मा गांधी के रूप में। इसके बाद देखिएगा, गांधी जी के दृष्टिकोण से अहिंसा कायरों और कमजोर का अस्त्र नहीं है, ठीक है ना। अहिंसा जो है ये कोई साधारण व्यक्ति का अस्त्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दुर्बल व्यक्ति हैं या फिर बहुत नीच व्यक्ति हैं और आप अहिंसा को अपना शस्त्र बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति का ये पहचान है गांधी जी के अकॉर्डिंग। उसके बाद केवल बहादुर और निडर व्यक्ति ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। गांधी जी बोलते हैं कि केवल बहादुर और निडर व्यक्ति जो है वही अहिंसा का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी कमजोर लोग तो किसी भी छोटी मोटी बात पे हिंसक हो ही जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, गांधी जी के तीन लक्ष्य जन के प्यारे थे। हिंदू मुसलमान का एकता, अछूतों का विरोध, ठीक है ना। गांधी जी का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो हिंदू मुसलमान का एकता चाहते थे, अछूतों का विरोध चाहते थे, और देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार चाहते थे। हिंदू मुसलमान एकता चाहते थे, कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद अछूतों का सम्मान चाहते थे, और देश में स्त्रियों की जो वर्तमान उस समय की जो परिदृश्य थी उसमें वो सुधार चाहते थे महात्मा गांधी। उसके बाद देख लीजिए, गांधी जी एक धर्मपरायण हिंदू थे, मगर उनका सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिकोण संकुचित ना होकर के बहुत व्यापक था। उन्होंने लिखा है, भारतीय संस्कृति ने पूरी तरह से हिंदू है, ना इस्लामी है, ना ही कोई और अन्य संस्कृति है, यह सबके लिए समान है, ठीक है ना। मतलब सेकुलरिज्म के विचारधारा पे चलने वाले थे। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा में कर नहीं दो आंदोलन चलाया था। जैसे ही कर नहीं दो आंदोलन की बात आती है सब लोग सरदार पटेल पे चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कर नहीं दो आंदोलन कौन चलाए थे? 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। खेड़ा में सरदार पटेल ने गांधी जी के अनुयायी बने थे, और यही खेड़ा आंदोलन में जो है सो सरदार पटेल जो है गांधी जी का अनुयायी बने थे। कब? 1918 में। इसके बाद देखिए, 1918 का ही अहमदाबाद मिल मजदूर होता है। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर के हुआ था। यहाँ ये जो सबसे पहले मिल मजदूर जो विरोध किए थे वो किस चीज को लेकर के किए थे? तो उस समय में प्लेग एक बहुत सामान्य बीमारी थी, ठीक है ना। तो प्लेग को लेकर के ना सरकार की तरफ से एक बोनस भी दिया जाता था कि हर साल प्लेग फैल जाता है तो उसके लिए जो जान माल का क्षति होता है उसके लिए एक बोनस दिया जाता था। उस बोनस में कटौती की गई थी, जिसके लेकर के जो है अहमदाबाद के मिल मजदूर विरोध कर रहे थे, वहां पे हड़ताल कर रहे थे। और उस हड़ताल में जो है ना गांधी जी ने भूख हड़ताल कर मिल मजदूरों का समर्थन किया था। तो सबसे पहले जो गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं
हैं भारत में, वो कब करते हैं? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में करते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ क्यों था? तो प्लेग भत्ता में कटौती को लेकर के हुआ था, ठीक है ना। गांधी जी ने भूख हड़ताली का प्रेरणा जो है किससे लिए थी? तो ये रस्किन से लिए थे। गांधी जी जो ये आमरण अनशन या फिर भूख हड़ताल का जो प्रेरणा लिए थे ना, ये किससे सीखे थे? तो ये एक विचारक थे, एक फिलोसफर थे, रस्किन, ठीक है ना, उनसे सीखे थे। उसके बाद देखिए गांधी जी ने अहमदाबाद बाद में वर्ग सहयोग का नारा दिया था, ठीक है ना। यानी कि वर्ग सहयोग कहने का मतलब वहां पे ही ट्रस्टीशिप का भी सिद्धांत जो दिए थे वो कहां पे दिए थे? यानी पढ़ते हैं ना गांधी जी का अर्थव्यवस्था जो किस सिद्धांत पे आधारित है? तो न्यास के सिद्धांत पे पढ़ते हैं ना, या फिर सहकारिता के सिद्धांत पे, या फिर ट्रस्टीशिप का। तो वहीं पे ये ट्रस्टीशिप का नारा दिए थे, वर्ग सहयोग का नारा दिए थे कि ऐसा नहीं है कि इस क्लास में कोई एक आदमी इस क्लास का प्रतिनिधित्व कीजिए, इससे ये क्लास चलने वाला नहीं है। जब तक सभी लोग नहीं चाहेंगे तब तक ये क्लास नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। तो वर्ग सहमति का जो सिद्धांत दिए थे वो कहां दिए थे? 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में ही दिए थे। उसके बाद देखिए अहमदाबाद में लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1918 में ही हुई है। देखिए भारतीय की आवाज को दबाने के लिए 1918 में, ध्यान से पढ़िए, भारतीय की आवाज को दबाने के लिए 1918 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 19 मार्च 1919, ध्यान से रखिएगा डेट को, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। कहां? भारत में। कहां? भारत में, ठीक है ना, भारत में। और यही रॉलेट एक्ट कारण बनता है किस चीज का? बाद में चल करके जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे भीषण जो संग्राम हुआ था उसका यही रॉलेट एक्ट कारण बनता है। जो कब हुआ है इसका गठन? तो 1918 में सर सिडनी रॉलेट के एक्ट में अध्यक्षता में हुआ है, और 19 मार्च 1919 को भारत में रॉलेट एक्ट लागू हो गया, जिसका विरोध बाद में बहुत सारा किया गया। इस कानून के संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर कमरा में मुकदमा चलाया जाता था, उसे 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती थी। यानी कि संदेह के आधार पर, आप कोई क्राइम नहीं किए हैं लेकिन लग रहा है कि आप क्राइम कर सकते हैं, ठीक है ना, इस आधार पर आपको उठा लिया जाएगा, ठीक है ना। और बंद कमरा में, यानी कि सार्वजनिक तौर पे नहीं, यानी कि आपको मुकदमा जो चलाया जाएगा वो ऐसा नहीं कि कोर्ट में ले जाकर के, बंद कमरा में आप पे जो है एक मुकदमा चलाया जाएगा और उसमें जो भी सजा होगी वो 2 साल का सजा सुनाया जाएगा। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जिस तरह का भारत में लागू हुआ था उस तरह की ये चीजें थी, ठीक है ना। इसका विरोध किए थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी इसी में क्या बोले थे? रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील, ऐसे करके 3 वर्ड बोले थे ना। हाँ, ऐसे ही करके 3 वर्ड बोले थे। ये कानून है ये, ठीक है ना। तो ये किसके लिए बोले थे? रॉलेट एक्ट के लिए बोले थे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए भारतीयों ने इनका विरोध करते हुए काला कानून की संज्ञा दी, साथ ही में बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाली कानून की संज्ञा दिए थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल किए थे। कब किए थे? 6 अप्रैल 1919 को। डेट को थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा। 24 मार्च को जो है, तो ये 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ है। गांधी जी बोले हैं कि ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला ये कानून है, इस कानून को वापस लेने के लिए हम लोग को हड़ताल करना पड़ेगा, और देशव्यापी एक हड़ताल बुलाते हैं। कब? 6 अप्रैल 1919 को। डेट को ध्यान से सुनिए, 6 अप्रैल 1919 को। इसके बाद आगे चल करके रॉलेट एक्ट का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो पंजाब का अमृतसर था, जहां पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने इसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों लोग जो है ना पंजाब में इसका नेतृत्व कर रहे थे, और सबसे ज्यादा जो विरोध भी हो रहा था वो पंजाब में ही हो रहा था। इसी के कारण पंजाब के गवर्नर जो है जनरल ओ डायर, कौन? जनरल ओ डायर, आदेश देते हैं कि दोनों को उठा लो। क्या करते हैं? उठवा लेते हैं, दोनों को जेल में डाल देते हैं। उस चीज के विरोध में कि नहीं, हमारे नेता डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू, दोनों, सत्यपाल और किचलू, दोनों को आप लोग रिहा कीजिए। इस चीज को लेकर के एक सभा बुलाई जाती है। कहां पे? पंजाब के अमृतसर में, ठीक है ना, जालियांवाला में। जालियांवाला एक पार्क था, कुछ नहीं था, जालियांवाला एक पार्क था। सभा बुलाइएगा तो कहीं ना कहीं आप जगह पे ही ना बुलाइएगा, तो एक पार्क था, उस पार्क में जो है बुलाया गया, ठीक है ना। बाद में चल करके बताया जाता है कि वह एक जल्ली व्यक्ति नामक व्यक्ति का जो है वो प्राइवेट भूमि था, ठीक है ना, वहीं पे बुलाया था। और यहीं पे सबसे बड़ा नरसंहार होता है। कौन? जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। कब होता है? 13 अप्रैल 1919। गांधी जी कब बुलाए थे देशव्यापी हड़ताल? 6 अप्रैल 1919 को। और रॉलेट एक्ट भारत में लागू कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को।
और इसी में जो है देखिए रॉलेट एक्ट डॉक्टर सत्यपाल और किशोर के विरोध में 13 अप्रैल को जनता जो है सो एक सभा बुलाती है, एकत्रित होकर के जनसभा शांतिपूर्ण ढंग से चला रही थी। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर, ठीक है ना, जनरल ओ डायर थे। ये पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना वो कौन थे? जनरल ओ डायर थे। और उस समय सेना के जो वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना वो जनरल REH डायर थे, ठीक है ना, दोनों का नाम मिलता जुलता है, REH डायर थे वो। हाँ, इनके आदेश पर, जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने इन निहत्थे भीड़ पर जानबूझकर गोली बरसाई और इस कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में याद किया जाता है। इस कांड में हंसराज नामक एक व्यक्ति जो थे वो अंग्रेज सैनिक का सहायता देते हैं, ठीक है ना, अंग्रेज सैनिक को जो है ना सहायता प्रदान करते हैं। कौन? हंसराज नाम के एक व्यक्ति थे, पंजाबी एक जनता थे। हो सकता है पैसे वगैरह के लालच में आकर के उनको भी इतना ये नॉलेज नहीं रहा होगा कि इस तरह से अंधाधुंध गोली फायर हो जाएगी हमारे भाइयों पर। नहीं तो अगर इतना नॉलेज होता तो कोई भी लोग किसी भी लालच में ऐसा नहीं कर सकते थे। उनको बताया गया होगा कि सिर्फ चलो हमको और हम सैन्य कार्रवाई कुछ करेंगे, लेकिन इतना नहीं बताया गया होगा कि हम ऐसे गोली बरसा देंगे। तो बोला जाता है कि हंसराज नामक एक व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति, जो अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, ठीक है ना। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, जो 9 जनवरी 1915 को इनको ट्रेन से, मतलब ये आते ही, भारत में आते ही इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। जैसे अभी भारत रत्न क्या है? उपाधि ही है ना, ठीक है ना, एक उपाधि है, एक प्रपत्र ही है, एक मतलब संबोधन, मतलब सम्मान देने का एक तरीका ही है। उसी तरह से ब्रिटिश सरकार जो है ना उस समय नाइटहुड की उपाधि देती थी, कैसर ए हिंद की उपाधि देती थी। तो महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि मिली हुई थी, जो महात्मा गांधी इस घटना से 13 अप्रैल 1919 की घटना से आहत होकर के ब्रिटिश सरकार को बोलते हैं नहीं चाहिए हमको आपका सम्मान, और लौटा देते हैं। इसके साथ साथ जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी, वो भी लौटा देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड भी मिली हुई थी और सर की भी उपाधि मिली थी, 2 उपाधि मिली हुई थी। एक तो सर की उपाधि मिली हुई थी, वो भी लौटा दिए, और नाइटहुड की उपाधि दिए हुए थे, वो भी लौटा दिए थे कि हमको आपके ऐसे घिनौनी सरकार से कोई उपाधि नहीं चाहिए, कोई सम्मान नहीं चाहिए, ठीक है ना, और लौटा दिए थे। शंकरन नायर ने भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। वो बोले थे कि हम ऐसा सरकार का सहयोगी नहीं बन सकते हैं जो सरकार ऐसी घिनौनी काम करे। तो वो भी शंकरन नायर थे, वो भी जो है सब केंद्रीय जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उससे वो इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है ना। इस हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ 15 अप्रैल 1919 को लागू कर दिया गया। 13 अप्रैल को जो है घटना होती है, 2 दिन के बाद मार्शल लॉ क्या होता है? तो आज जैसे इमरजेंसी है ना, उसी फॉर्म में उस समय मार्शल लॉ लागू कर दिया था, मतलब कि सेना का शासन लागू कर दिया जाता था, ठीक है ना। मार्शल लॉ 15 अप्रैल 1919 को, इस डेट को भी याद रखेंगे कि पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मार्शल लॉ कब स्थापित किया गया था? तो 15 अप्रैल को, 2 दिन बाद, मात्र 2 दिन बाद, 15 अप्रैल को। इस घटना के बाद हिंसक विद्रोहियों ने आशंका के चलते गांधी जी को 19 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह स्थगित करने की घोषणा किया गया। और रॉलेट एक्ट का जो विरोध कर रहे थे ना, ध्यान से सुनिए, ये क्या बोला कि रॉलेट एक्ट का जो विरोध किया जा रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, तो गांधी जी को लगा कि इतना बड़ा घटना हो गया है, हो सकता है भारतीय जो हमारे हैं सहयोगी, हमारे जो शुभचिंतक है, वो भी जो है सो कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम ना कर दे, कोई अहिंसक काम ना कर दे जिससे बाद में चल करके हम किसी को जवाब ना दे सके। इस चीज को लेकर के रॉलेट एक्ट विद्रोह को जो है गांधी जी ऑफिशियली कब समाप्त कर देते हैं? तो 19 अप्रैल को। 13 अप्रैल को घटना हुई है, 15 अप्रैल को मार्शल लॉ लगा है, और 4 दिन बाद 19 अप्रैल को महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट विरोध को वापस ले लेते हैं कि कोई हिंसक घटना ना हो जाए। इसके बाद देखिए एक हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। हंटर कमीशन का गठन किस लिए किया जाता है? तो इसके जांच के लिए। कौन करता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता है कि अच्छा हताहत हो गया है, गोली लग गया है, ठीक है हम जांच कमीशन एक को बैठा देते हैं, देख लेते हैं कितना लोग मारा गया। उसके लिए एक हंटर कमीशन का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा।